प्रधानमंत्री मोदी का आज से 2 दिन का झारखंड दौरा। भगवान बिरसा मुंडा के जयंती समारोह में होंगे शामिल। विकसित भारत संकल्प यात्रा की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश की झाबुआ, शाजापुर, बैतूल में रैलियां। कांग्रेस पर किया तीखा प्रहार। कहा, कांग्रेस के पास जनता को देने के लिए सिर्फ विरोध, निराशा और नकारात्मकता। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतरे बीजेपी के दिग्गज। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने रतलाम में जनसभा पर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने देश से गरीबी हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया। चुनावी रण में विपक्ष ने भी ठोकी ताल। दतिया में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा। राजस्थान के रण में भी उतरे बीजेपी के कद्दावर नेता। कांग्रेस की गारंटी यात्रा का भी दूसरा चरण आज से। रायपुर में प्रियंका वाड्रा का रोड शो। और उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। भोजन, पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी। भूस्खलन के अध्ययन और कारणों की जांच के लिए समिति का गठन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस पर स्कूली बच्चों से की मुलाकात। अधिक से अधिक किताबें पढ़ने का दिया सुझाव। पीएम मोदी ने भी पंडित नेहरू की जयंती पर किया नमन। दिल्ली एनसीआर की हवा में और घुला जहर। हवा की गुणवत्ता फिर गंभीर। मुंबई में भी हालात खराब। और दिल्ली में आज से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू। 13 देशों के प्रदर्शक हो रहे शामिल। वसुधैव कुटुंबकम है मेले की थीम। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शाजापुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विरोध है, निराशा है, नकारात्मकता है। कांग्रेस शुरुआत से ही तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, दंगे फसाद, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करती है। पीएम ने कांग्रेस शासित राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र किया, जहां की कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है। कांग्रेस जहां भी सत्ता में है, वहां उसका एक ही एजेंडा है, लूट लूट लूट, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जनता पर अत्याचार 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 और बार बार झूठ, जहां जाओ वहां झूठ, चिल्ला चिल्ला करके झूठ, यही उनका तरीका है। कांग्रेस के पास आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विरोध है, निराशा है, नकारात्मकता है। कांग्रेस स्वभाव से ही तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, दंगे फसाद, भ्रष्टाचार इनको प्रोत्साहित करती है। कांग्रेस के न तो संगठन में दम है और न ही नीयत है। आप राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, वहां कानून व्यवस्था की, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में आने के बाद जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बड़ी मेहनत से मध्य प्रदेश को संवारा है और कांग्रेस की सत्ता में आते ही वे इसे बदहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। चुनाव के समय आपसे झूठे वायदे करने वाली कांग्रेस दरअसल एमपी के लोगों से नफरत करती है। इसलिए जैसे ही कांग्रेस को मौका मिला, कांग्रेस ने गरीब कल्याण की सारी योजनाओं को बंद करना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा, बीच में 15 महीना उनको जरा अवसर मिला था। मध्य प्रदेश की जनता उनका टेस्टिंग कर रही थी कि सुधरे कि नहीं सुधरे, पर 15 महीने में पता चला ये तो और बिगड़ करके आए। आपको मालूम होगा, गरीबों की योजनाएं जो भाजपा सरकार चलाती थी, कांग्रेस ने आते ही संबल योजना बंद कर दी, पंच परमेश्वर योजना बंद कर दी,
दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना बंद कर दी, प्रतिभा प्रोत्साहन योजना बंद की दी, कांग्रेस ने यहां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी। मुझे याद है जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तभी केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की थी, लेकिन उस समय बार बार कहने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने लाभार्थी किसानों की पूरी लिस्ट केंद्र सरकार को नहीं दी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पहली जनसभा को बैतूल में संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जो वादा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पिछली बार कर्ज माफी का वादा सरकार बनने के 1.5 साल बाद तक भी पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने उन पर लगातार हो रहे व्यक्तिगत हमलों को लेकर भी कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे उन्हें इसलिए गालियां दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनके भ्रष्टाचार पर रोक लगाई। आपने देखा होगा पहले जो 2 गाली देते थे वो 20 गाली दे रहे हैं, जो पहले 5 गाली देते थे वो आज मोदी को 50 गाली दे रहे हैं। ये गालियां मैं खाता हूं आपके लिए, ये नफरत मैं झेलता हूं आपके लिए, क्योंकि आप सर उठा करके जिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, इसलिए गालियां मोदी खा रहा है, ये नफरत मोदी झेल रहा है। और ये मोदी को गालियां क्यों देते हैं, ये मोदी को नफरत क्यों करते हैं, ये मोदी को बदनाम क्यों करते हैं? क्योंकि मोदी ने इन लोगों के भ्रष्टाचार पर, बड़े बड़े घोटालों पर रोक लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेताओं के तथ्यों से परे दिए गए बयानों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने बताया कि आज के समय में भारत दुनिया में बड़ी संख्या में मोबाइल फोन का विनिर्माण कर रहा है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में ये कई गुना कम था। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। और अब सीधे आपको मध्य प्रदेश के रीवा ले चलते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। ये तो कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? हमारे गौतम जी को जिताओगे, प्रचंड बहुमत से जिताओगे, भाजपा सरकार बनाओगे, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग उठाएं, इस ओर भी खड़े हुए लोग उठाएं, अपनी संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो रीवा से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में रतलाम के जावरा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता से वो वादे किए, उन सभी को जो भी उन्होंने वादे किए पूरा किया। चुनाव का जब भी दौर आता है, जनता के बीच खड़े होकर नेता तरह तरह के आश्वासन देते हैं।
चुनाव समाप्त हो जाता है, उसके बाद अपने आश्वासनों को भूल जाते हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। लेकिन बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारे यहां कोई व्यक्ति गड़बड़ हो सकता है, लेकिन पार्टी का यहां तक प्रश्न है। भारत के राजनीति के पन्नों को पलटकर आप देखिए, जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है अक्षरशः उसका पालन किया है। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हर बार चुनाव के वक्त कांग्रेस गरीबी हटाने का नारा देती थी, लेकिन उसने देश से गरीबी मिटाने के लिए कुछ नहीं किया। जब कभी चुनाव आता था, कांग्रेस नारे देती थी, कहती थी हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी मिटा देंगे। बहनों भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, 55 वर्षों की अखंड हुकूमत के बावजूद क्या कांग्रेस हिंदुस्तान से गरीबी को समाप्त कर पाई? पिछले 9 साढ़े 9 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है। बहनों भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग कह रहा है। नीति आयोग कहता है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। यहां तक कि एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व की मानी जानी संस्था है, उसने भी कहा है 13.5 करोड़ नहीं, 40 करोड़ लोग अति गरीबी के संकट से इस हिंदुस्तान में बाहर हुए। अति गरीबी जिसे कहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के दतिया में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के योगदान को याद किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के लिए अपनी पार्टी के चुनावी वादों को दोहराया। और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 66 सीटें केवल मालवा निमाड़ में हैं। ये 66 सीटें मध्य प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मालवा निमाड़ के मतदाताओं को बीजेपी और कांग्रेस कैसे साधने में लगी है और क्या है वहां की राजनीतिक तस्वीर? मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की यह खास रिपोर्ट देखिए। किसान, व्यापारी और आदिवासियों का मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ के 15 जिलों की 66 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। बीजेपी और कांग्रेस इस बात को बेहतर तरीके से समझती और जानती है कि अगर राज्य की सत्ता पानी है तो उसकी चाबी यहीं से मिलेगी। इसलिए दोनों ही पार्टियों का इस क्षेत्र पर अच्छा खासा फोकस रहा है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस का वनवास मालवा निमाड़ ने खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को यहाँ के 66 सीटों में से 35 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। बीजेपी को केवल 28 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा था। सत्ता कांग्रेस को मिली थी। मालवा निमाड़ के 15 जिलों में धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, देवास, खंडवा, खरगोन, नीमच, मंदसौर जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं। ऐसे में आदिवासी फैक्टर भी महत्वपूर्ण है। हम आश्वस्त हैं कि हमें इस बार पिछली बार से ज्यादा प्रतिशत मिलेगा और जनता जिनको कि भ्रमित किया गया, भरमाया गया, अब उनके भुलावे में आने वाली नहीं है कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी इंदौर में औद्योगिक जो है घराना औद्योगिकरण का उन्नयन करेगी, नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी, आईटी हब बनाएगी, आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान है उसको वो बरकरार रखेगी। वहीं विधानसभा चुनाव में मालवा निमाड़ की जनता स्थानीय मुद्दों पर जोर दे रही है। मंदसौर जिले से जो आसपास का क्षेत्र जो लगे हुए वो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो यहाँ पे उद्योग चल रहे थे वो भी बंद हो चुके हैं। तो हमारी तो इतनी ही मांग है कि जो बंद हो गए उद्योग उनको शुरू किया है। जो यहाँ की स्वास्थ्य समस्या है वो सबसे बहुत ही खराब स्थिति में है। यहाँ पे हर दूसरे पेशेंट को गुजरात रेफर किया जाता है। तो हमारा विधायक ऐसा बने जो अलीराजपुर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलवा दे। किसानों के हित के बारे में सोचे, जैसे खाद में तकलीफ आ रही है उसकी परेशानी दूर करें। उधर राजनीतिक पंडित मानते हैं कि यहाँ की कई सीटों पर आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं का भी प्रभाव है, जो मध्य प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। ये वो इलाका है जहाँ संपन्नता है, लेकिन ये वो इलाका भी है जहाँ आदिवासी पर्याप्त संख्या में रहते हैं। हालांकि मालवा निमाड़ क्षेत्र में बागी उम्मीदवार भी यहां से इस बार भाजपा कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकते हैं और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों की हार जीत तय कराने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, सभी मालवा निमाड़ में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि मालवा निमाड़ की सीटें मध्य प्रदेश की राजनीति पे कितनी महत्वपूर्ण हैं। भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। और सीधे आपको झाबुआ ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। के पास जिस तरह का माहौल इस बार पूरे मध्य प्रदेश में देख रहा हूं, साफ साफ नजर आ रहा है कि जनता जनार्दन की गारंटी है कि कमल खिलने वाला है। और मैं नजर देख रहा हूं, कांग्रेस इस चुनाव में कहीं टक्कर में ही नजर नहीं आ रही है। इसलिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के लोग विकास को चुनेंगे, भाजपा को चुनेंगे। कांग्रेस के पंजे को मिलेगी करारी हार। एमपी चुनेगा भाजपा बार बार। मेरे परिवारजनों, यहां इस क्षेत्र के लोगों का गुजरात में इतना आना जाना है, इतनी रिश्तेदारी है। वहां कुछ महीने पहले ही चुनाव हुए हैं। आपने देखा है कि अंबाजी से लेकर उमरगाम तक पूरे आदिवासी पट्टे में, ये दाहोद हो, छोटा उदयपुर हो, सारा आप तो जानते हैं सब, पूरे आदिवासी पट्टे में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। आदिवासी समाज ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार कर रखा हुआ है। देश की जनता जान गई है, मध्य प्रदेश की जनता जान गई है, मेरा एक एक आदिवासी परिवार जान गया है, कांग्रेस आई तबाही लाई। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में ही देखा है, जबकि डबल इंजन सरकार ने हर प्रकार से आदिवासी समाज का जीवन बदलने के लिए निरंतर काम किया है। आप राजस्थान में भी आते जाते रहते हैं, वहां भी आदिवासी समाज कांग्रेस से भड़का हुआ है। मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी अनेक आदिवासी साथियों से बीते कुछ समय में मिल चुका हूं। हर तरफ कांग्रेस के विरुद्ध घनघोर गुस्सा और भाजपा पर अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दे रहा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस पर आदिवासियों के गुस्से और भाजपा पर आदिवासियों के भरोसे के कुछ ठोस कारण हैं।
जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब तक आदिवासी क्षेत्रों से, पिछड़े क्षेत्रों से सिर्फ भूखमरी की खबरें आती थी, कुपोषित बच्चों की तस्वीरें आती थी। कांग्रेस के नेता गरीबों की झोपड़ी में जाकर फोटो खिंचवाते थे, 10-10 कैमरा वालों को लेकर के जाते थे, तस्वीर चमकाते थे, उनकी गरीबी दिखाते थे, उनकी बेहाली दिखाते थे, और एक बार फोटो चमक गई खुद की, फिर उन आदिवासी परिवारों को भूल जाते थे। ये ड्रामा नाना ने भी किया, दादी ने भी किया, पिता ने भी किया, सबने किया, यही काम किया। जिन बच्चों को कांग्रेस के राज में सही पोषण नसीब नहीं था, वो बच्चे कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें सजाने के काम आते थे। ये बात करते हुए भी मेरे दिल में बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है, लेकिन सच्चाई बताना जरूरी है। इस तरह की मानसिकता रखने वाली कांग्रेस क्या कभी गरीब का, किसी आदिवासी का भला कर सकती थी? भला कर सकती थी? पूरी ताकत से बताओ ना, भला कर सकती थी क्या? क्या हम उन पे भरोसा कर सकते हैं? क्या हमारी गरीबी उनके फोटो के लिए है क्या? इसी सोच के साथ दशकों तक हमारे आदिवासी भाई बहन हाशिए पर रहे। गरीब आदिवासियों के साथ हो रहा यह अन्याय अगर जारी रहता तो भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता था। मध्य प्रदेश के झाबुआ से प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभा का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के रायसेन में जनसभा की। नड्डा ने जिले के भोजपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को सराहा। नड्डा ने कांग्रेस पर भी जमकर हमले किए। कांग्रेस आज भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। कांग्रेस आज अनाचार के लिए जानी जाती है। कांग्रेस आज व्यभिचार के लिए जानी जाती है। कांग्रेस आज आपके हक पर डाका डालने के लिए जानी जाती है। कांग्रेस आज वंशवाद के लिए जानी जाती है। कांग्रेस आज परिवारवाद के लिए जानी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए जानी जाती है, तरक्की के लिए जानी जाती है, आपके हकों की रक्षा के लिए जानी जाती है, लोगों की सरकार के लिए जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड में होंगे। प्रधानमंत्री यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती सह जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी रांची के बिरसा मुंडा म्यूजियम का दौरा करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह की यह खास रिपोर्ट। अंग्रेजों के खिलाफ देश के लिए जंग लड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा ने जिस जेल में अंतिम सांसें ली, उस स्थल को नमन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर आएंगे। इसको लेकर बिरसा मुंडा संग्रहालय में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय के रूप में विकसित किए गए पुराने जेल का बैराक नंबर 4 खास है। इसी कमरे में भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रखा था। प्राण त्यागने से पहले धरती आबा के अंतिम दिन यहीं गुजरे थे। उस कमरे को संग्रहालय में बदलकर उनकी यादों को सजोने की कोशिश की गई है। जेल की बनी संरचना को उसी रूप में संरक्षित किया गया है। बिरसा मुंडा ने जिस कमरे में जीवन का अंतिम समय गुजारा, वहीं उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। बगल के कमरे में भगवान बिरसा और उनके जीवन से जुड़ी जानकारी से अवगत कराया गया है।
30 एकड़ में फैले पुराने जेल परिसर को पार्क और संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। परिसर को भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय का नाम दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अवधारणा थी कि पूरे देश में विजन से जनजातीय शहीदों का संग्रहालय बने और जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से ये हो रहा था और गुजरात में एक राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय बन रहा है। वहीं पे जहाँ पे हमारे लौह पुरुष पटेल जी की मूर्ति है, उसी इलाके में वो पूरे देश के जो जनजातीय शहीद हैं उनका वो संग्रहालय बन रहा है। उसी क्रम में ये झारखंड को मिला वो जो परियोजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। हमारे यहाँ सुविधा ये थी कि ये जो जेल था जहाँ भगवान बिरसा मुंडा शहीद हुए थे, तो उसको ही संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करना था। पुराने जेल परिसर के बाहर भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका निर्माण जाने माने मूर्तिकार श्री राम सुतार के निर्देशन में हुआ है। परिसर की दीवारों पर धरती आबा की उक्तियां उकेरी गई हैं। संग्रहालय में झारखंड के दूसरे वीर शहीदों की जीवनी और देश की आजादी के लिए किए गए उनके संघर्ष की गाथा को भी बयां किया गया है। मुख्य भवन के सामने गंगा नारायण सिंह, पोटोहो, भागीरथी मांझी, वीर बुधू भगत, तेलका खड़िया, सिदो कान्हू, नीलांबर पीतांबर, दीवा किसुन, गया मुंडा और टाना भगत की 9-9 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई हैं। भगवान बिरसा मुंडा को उनके उलगुलान विद्रोह के लिए गिरफ्तार कर जेल लाया गया था। भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय में राज्य की जनजातीय संस्कृति की झलक भी दिखती है। छोटे से गांव और वहां काम करते ग्रामीणों का प्रारूप हर मन को मोह रहा है। आदमकद मूर्तियों के जरिए ग्रामीणों की जीवन शैली को बखूबी दर्शाया गया है। परिसर में एम्फी थिएटर भी तैयार किया गया है। संग्रहालय में पुरानी संरचना को उसके उसी रूप में संरक्षित करते हुए पूरे परिसर को फूल पौधों से खूबसूरत और मनोरम बनाया गया है, ताकि वर्तमान पीढ़ी उनकी जीवन शैली को देख सके। हर साल हजारों लोग इस संग्रहालय को देखने आते हैं। प्रधानमंत्री के आने के बाद निश्चित तौर पर यहाँ पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए और आदिवासी समुदाय के लिए। और इसी दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री न केवल श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, बल्कि खूंटी में के पास जो भगवान बिरसा मुंडा का गांव है जहां पर उनका जन्म हुआ, तो वहां भी जाएंगे और जनसभा को भी एक संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज, रांची। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के झारखंड दौरे के दौरान जनजातीय गौरव दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। इस दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारी है, इस पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे का क्या महत्व है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। सर, एक तो झारखंड का स्थापना दिवस है और बिरसा मुंडा की जयंती है, और इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर का यहाँ आना, रात्रि में विश्राम करना, कई परियोजनाओं को सौगात भी देंगे, कितना खास मानते हैं झारखंड के लिए? देखिए, झारखंड के लिए तो खास है ही है, पूरे देश के लिए यह बहुत ही खास इस बात को लेकर कि जनजातीय वीरों की जो श्रृंखला है उसमें भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरीके से लोगों को अपने माटी के जो अपने माटी को बचाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ में आंदोलन किया, अपनी आहुति दी, उसको पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। और इसमें सारे वैसे वीरों को स्मरण करते हुए नए संकल्प के साथ हम कैसे इस देश को समर्थ बनाने में उन वीरों के जो आहुति है उसको हम सम्मान करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें और हमारे गांव के जनजाति वर्ग से लेकर सभी वर्गों में सशक्त भारत का स्वरूप दिखाई दे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा जो जीवन है उसमें अधिकांश समय जनजातीय समूह के विकास के लिए उनके समर्पित रहा है।
सिकल सेल एनीमिया की बात हो जिसको मध्य प्रदेश से उन्होंने लॉन्च किया था, साथ ही साथ जनधन योजना हो, गोवर्धन योजना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो उनके विकास के लिए उन्होंने काम किया। किस तरह से आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का खास फोकस रहता है? पहली बार है कि पीवीटीजी समूहों के लिए डेटा केंद्रित मानव विकास सूचकांक के साथ पीवीटीजी के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है जिसका लक्ष्य समुदाय का समग्र विकास करना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये भाजपा सरकार ही है जो देश भर में आदिवासी सेनानियों के, आदिवासी संस्कृति के भव्य स्मारक बना रही है। कांग्रेस ने कभी ऐसे वीरों को याद नहीं किया। कुछ दिन पहले जबलपुर में रानी दुर्गावती के शौर्य और गौंड संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले भव्य स्मारक का शिलान्यास करने का आप सबने मुझे सौभाग्य दिया है। और कल जैसा मैंने कहा, पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। पीएम मोदी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आरंभ झारखंड से करेंगे। 7200 करोड़ की लागत से पीएम विभिन्न योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई योजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलिहातू का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। देश में कुल 75 कमजोर जनजातीय समूह हैं, जो 220 जिलों के 22,544 गाँवों में निवास करती है। देश भर में अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के वार्षिक बजट में निरंतर वृद्धि की जा रही है। 2023-24 के लिए मंत्रालय को 12,461.88 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो 2013-14 के 42,095.94 करोड़ रुपए की बजट की तुलना में 3 गुना अधिक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करता है, जिनके तहत प्रतिवर्ष 30 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसका वार्षिक बजट 2500 करोड़ रुपए से भी अधिक है। पारदर्शिता और बिना परेशानी के समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए इन छात्रवृत्तियों का भुगतान डीबीटी मोड में किया जाता है। जनजातीय लोगों के एक अन्य ऐतिहासिक अवसर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव की खुशी मनाने और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। वन अधिकार अधिनियम के तहत अब तक 21.99 लाख व्यक्तिगत अधिकार पत्र और कुल 1.08 लाख सामुदायिक अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। ये जो पीएम जनमन योजना, जो आदिम जनजाति जो पिछड़े क्षेत्रों में पिछड़े तरीके से आदिकाल से रह रहे, उनको हम जोड़ते हुए पूरे देश भर में एक बड़ी परियोजना, जैसे यह परियोजना 15,000 करोड़ का है, कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में उन सारी सुविधाओं के साथ उनकी क्षमता विकास की दृष्टि से, चाहे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, सारे चीजों में ध्यान रख करके उन्हें हम सशक्त बनाने की भूमिका सुनिश्चित करें। सरकार 740 एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल स्थापित कर रही है, जो 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। अगले 3 वर्षों में 740 आवासीय मॉडल स्कूल के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की केंद्रीय भर्ती की जाएगी। ये स्कूल स्थानीय भाषाओं पर भी जोर देंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र अपनी जड़ों से अलग न हो। जिसमें 740 से अधिक वैसे सेंट्रल स्कूल बन रहे हैं, जिसको एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल हम कहते हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन में, और वो ब्लॉक लेवल तक। अब खूंटी जिला की आप बात यदि करें, यदि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर खूंटी के सारे ब्लॉक्स में इस तरह के स्कूल्स बन रहे हैं। सारे ब्लॉक्स में इस तरह के स्कूल बने। सुदूरवर्ती क्षेत्र में बिरबांकी है, वहां पर स्कूल बने। इसी तरीके से देश भर के कई इलाके में, कई क्षेत्रों में इस तरह के विद्यालय बने। कला संस्कृति के अलावा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनजातीय समुदाय के लोगों को पिछले 9 वर्षों में पद्म तथा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जहां पहले की सरकारें आदिवासी परंपराओं का मजाक उड़ाती थी, वहीं दूसरी ओर वर्तमान मोदी सरकार ने आदिवासी परंपराओं का सम्मान किया है। आदिवासी समुदायों का कल्याण इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनजातीय
और जहां भी जिन राज्यों में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है, सरकार ने आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि घोटाला करने और झूठ बोलने का कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की हर गारंटी झूठी साबित हुई है। पीएससी स्कैम दिया, कांग्रेस के परिवार के लोगों को ही 3-3 को रोजगार मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ के नौजवान को नहीं मिला। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था छात्र छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा देंगे, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। वायदा किया था इन्होंने कि प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार को जमीन भी देंगे घर और बाड़ी के लिए, नहीं दी, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। वायदा किया था कि 50,000 रिक्त पदों को भरेंगे, शिक्षकों को नहीं भरे, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। और यही नहीं, यहां तो गोठान घोटाला हुआ, गौ माता का श्राप, कांग्रेस साफ। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने 11 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में वहां की जनता से झूठे वादे किए थे। अब राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश का रुख भी नहीं करते। पहला राज्य नहीं जहां कांग्रेस ने झूठे दावे, झूठे वायदे किए। मैं जिस राज्य हिमाचल प्रदेश से आता हूं, आज से 11 महीने पहले ये झूठे वायदे वहां भी करके आए थे। ये दोनों भाई बहन वहां भी आए थे, वहां भी झूठ बोलकर गए थे। भोली भाली हिमाचल की जनता को ठगा। अब 11 महीने से मुंह दिखाने राहुल गांधी नहीं आए। 8 गारंटियां मैं हिमाचल को बता सकता हूं, जहां कांग्रेस ने वायदे किए, गारंटियां दी और गारंटी फेल। ये गारंटी उतनी ही झूठी थी जितनी कांग्रेस पार्टी और इनके नेता हैं। ये उतने ही फर्जी वायदे थे जितने कांग्रेस के नेता हैं। इसलिए मैं पूछता हूं, छत्तीसगढ़ से लेकर कर्नाटक से लेकर हिमाचल तक इन लोगों की गारंटियां फेल हुई। जिनकी खुद की कोई नहीं गारंटी, वो गारंटियों का पुलिंदा लेकर घूम रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि राज्य में 5 साल में जो काम भूपेश सरकार नहीं कर सकी, भाजपा सरकार बनने के बाद 5 हफ्ते से कम समय में वो सभी कार्य पूरे करेगी। मैं इतना ही कहूंगा मेरे युवा साथियों को और विशेष तौर पे किसान भाइयों को, गारंटी लेनी है तो मोदी जी की। मोदी जी ने कहा है 3100 रुपए में धान खरीदेंगे, और जो बकाया है 2 साल, जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का राज्य बनाया, उन्हीं के जन्म दिवस 25 दिसंबर को जो 5 साल भूपेश बघेल की सरकार नहीं दे पाई, 5 हफ्तों से कम समय में 25 दिसंबर को किसानों को भुगतान किया जाएगा। जो 5 साल नहीं दे पाई, हम 5 हफ्ते से पहले करके देंगे। ये मोदी की गारंटी है। और साथ में 3100 रुपये धान भी खरीदेंगे, 1000 रुपया मातृशक्ति को भी देंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पूर्व विधायक ने ऑडियो जारी कर टिकट वितरण में करोड़ों रुपए के लेन देन का आरोप लगाया है। बिलासपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुण तिवारी ने ये सनसनीखेज खुलासा किया है। अरुण तिवारी ने कथित तौर पर उनके और बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव के बीच मोबाइल फोन पर हुई बातचीत के ऑडियो सामने लाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस में टिकट वितरण में करोड़ों का खेल हुआ है। अरुण तिवारी ने आरोप लगाया कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व तक बात पहुंचाई थी, लेकिन उधर से चुप्पी ही रही। पास उसका भी टेप है कि मैंने मोहन मरकाम को एक बात बताई। एक बात, सेकंड, मैं आपको दिखा सकता हूं, मैंने बकायदा ये आप लोग को जो भेजा हूं और जो सुनाया हूं, ये मैंने खुद शैलजा जी को ही भेजा है, मैंने दीपक बहन को ही भेजा, और किसको भेजूं? संगठन की बात संगठन में मैंने भेज दी, जनरल सेक्रेटरी आईसीसी तक को भेजा है मैंने। कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उनकी पार्टी विकास के आधार पर वोट मांग रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार ने बहुत विकास कार्य किए हैं। हम तो विकास के आधार पर चुनाव वोट मांग रहे हैं,
हम जो फैसले किए हैं आम लोगों के लिए, उसके आधार पर हम वोट मांगने की बात करते हैं। हमने जो कानून बनाए असेंबली के अंदर, उसके आधार पर बात कर रहे हैं हम लोग। हमारे इश्यू है विकास है, गुड गवर्नेंस है राजस्थान की। आज बाल दिवस है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाए जाने वाले इस दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विभिन्न स्कूलों और संस्थानों के बच्चों से मुलाकात की। इतने सारे बच्चों को मिलना एक साथ मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। आज आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सदा स्वस्थ रहे और आगे बढ़ते रहे। अपने माता पिता का सम्मान करें। मातृभूमि में के सेवा के लिए अपने आप को अभी से प्रस्तुत करें और देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ ही मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें नमन किया। पीएम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए राहत अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राहत अभियान की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ताज़ा हालात की जानकारी ली। सुरंग में हुए भूस्खलन के अध्ययन एवं कारणों की जांच के लिए समिति गठित की गई है। समिति में शामिल विशेषज्ञों ने स्थल का निरीक्षण कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना पर कहा कि जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उनके परिवारों से भी बात की जा रही है। सभी वहां सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि लगातार भोजन, पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार श्रमिकों की कुशलता के लिए लगातार जानकारी ले रहे हैं। चिंता उन्होंने व्यक्त की है और पूरे घटनाक्रम को मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और हम लोग पूरी तरह से इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहाँ गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है। जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहाँ पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है। बिहार के जमुई जिले में बालू से भरे ट्रैक्टर ने अपर थानाध्यक्ष को कुचल कर मार डाला। घटना में होमगार्ड का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना चनवर पुल के पास हुई। अपर थानाध्यक्ष प्रभात रंजन ने बालू से लदे एक ट्रैक्टर चालक को रोकने का प्रयास किया था। उसने रुकने के बजाय अपर थानाध्यक्ष प्रभात रंजन और उनके सहयोगी को ही कुचल दिया और भाग निकला। अपर थानाध्यक्ष की मौके पर ही मौत हो गई। घायल जवान का इलाज एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। और बिहार के जमुई जिले में सनसनीखेज घटना को लेकर राज्य के मंत्री चंद्रशेखर ने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कह दिया कि ऐसी वारदातें होती रहती हैं। अपराध है, अपराधी है तो ये तो होते रही है ना। इस तरह की घटना है समय समय पर होती है। अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। अपराध वृत्ति है तो कोई नई बात नहीं। इस तरह के अपराध होते रहते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण ने एक बार फिर राजधानी की हवा को सांस लेने के लिए दूभर बना दिया है। आज भी एयर क्वालिटी में सुधार नहीं देखा गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर की हवा की गुणवत्ता का स्तर भी बेहद गंभीर है। बिगड़ी वायु गुणवत्ता ने सांस से संबंधित परेशानियां बढ़ा दी हैं। बयालीसवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। इस मेले में कुछ हटकर उत्पाद भी देखे जा सकते हैं। इसमें एक तरफ जहां जूट के थैले इको फ्रेंडली माहौल बना रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश की ऊन से बनी छोटी छोटी गुड़िया भी
लोगों को लुभा रही हैं। कैसे है ये उत्पाद, इस पर जूट के थैले बनाने वाली मोनिका और अरुणाचल प्रदेश की अम्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लोग ज्यादा से ज्यादा जूट के थैलों का इस्तेमाल करें, इसको लेकर मोनिका यहाँ पर जूट के थैले लेकर आई हैं। बात करते हैं मोनिका, क्या कहेंगे? सर, हमारा जो मेन कंपनी का फोकस है वो जूट बैग्स, इको फ्रेंडली बैग्स पे। इसमें जूट बैग्स भी आते हैं, दरी बैग भी आते हैं, कैनवस बैग भी आते हैं और कुछ हमारे कॉटन के बैग्स भी आते हैं। किस तरह से तैयार करते हैं और कितना अच्छा लगता है आपको व्यापार मेले में आके? व्यापार मेले में आके बहुत अच्छा लगता है। हमें यहाँ पे लोगों का रिस्पॉन्स और इंटरेस्ट से पता चलता है हमें आगे वो क्या करना है, तो उसके हिसाब से हम वेरिएशन लेते आते हैं हर टाइम टू टाइम। यहाँ आप कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक के थैले लेकर आए हैं और क्या उम्मीद है लोग कितना पसंद करेंगे? हमारे पास 100 से लेके 350 तक की रेंज है। इसमें हमने थोड़े क्रिएटिव बैग्स बनाए हैं जिसमें एप्लिक वर्क आता है। इसमें हर एक पीस को हम कट करके स्टिच करते हैं, जो कि एक हैंडीक्राफ्ट का काम है और हमारे कारीगर इसको बहुत मेहनत से बनाते हैं। आपका कैसा चल रहा है? जैसे पीएम मोदी हमारे हैं जो प्रमोट कर रहे हैं जूट को, इको फ्रेंडली बैग्स को, तो उससे हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश की अम्मा बगवी भी यहाँ छोटे छोटे प्यारे प्यारे ऊन से बने खिलौने लेके आई हैं। सारा हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट आइटम है हमारा। ये छोटा छोटा जो आइटम है ना, ये जो हम HSG ग्रुप लोग को ट्रेनिंग देता है, फिर इसका बाद ये बनाने देता है। तो हमारा अंदर में हमारा छोटा सा एक संस्था है, दोनी आने मल्टीपर्पज सोसाइटी KVI का साथ जुड़ा हुआ है। तो उन्हीं के अंदर हमने कुछ लोन भी प्रोवाइड मतलब मिला है, सपोर्ट मिला है। तो आज मैं इसलिए यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूँ। कैसे सोचा कि इतने सुंदर सुंदर छोटे छोटे बनाए जाएं, डॉल बनाए जाएं? क्योंकि अभी दिस टाइम बहुत मार्केट में ज़रूरी है। जो चीज़ हम लोग बाहर से जो लाता था ना, बाहर से जो नहीं ला पाता, आजकल अपना इंडिया में मेक इन इंडिया, मतलब जैसे हमारा मोदी जी ने अनाउंस किया था, अपना अंदर में कंट्री का अंदर में एक अपना खुद मेकिंग करना चाहिए, मतलब खुद प्रोडक्ट सेल्फ मेकिंग होना चाहिए। तो उन्हीं का अनाउंसमेंट का हिसाब से हमने ये डिज़ाइन तैयार किया था, तो ताकि हमारा यहाँ का लोग रोजगार भी मिले ना और मार्केट में भी अच्छा अपना खुद का प्रोडक्ट सेल हो। ऐसे बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो इस भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शोभा बढ़ा रहे हैं। अगर आप भी इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आ रहे हैं तो ये अद्भुत और अनोखे उत्पाद देखना ना भूलें। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर है। रिटेल महंगाई दर में पिछले 4 महीने से गिरावट जारी है। इस कड़ी में सितंबर की तुलना में अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर में गिरावट देखी गई। आपको बता दें कि जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में खुदरा महंगाई दर जो 5.02% थी, वो अक्टूबर में गिरकर 4.87% पर आ गई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा महंगाई सितंबर में गिरकर 3 महीने के निचले स्तर 5.02% के लेवल पर देखी गई थी, जिसमें गिरावट का सिलसिला अक्टूबर में जारी देखा गया। 13 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, जो ये आंकड़े थे 13 नवंबर को, इनके अनुसार पिछले साल के इसी महीने के रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़ों के कम रहने और कुछ वस्तुओं की कीमतों में नरमी के कारण महंगाई कम हुई, जबकि सितंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 5.02% थी। अर्थशास्त्रियों ने अक्टूबर में महंगाई के सालाना आधार पर बढ़कर 4.8% रहने का अनुमान जताया था। और चीनी आयात में गिरावट के कारण मेड इन इंडिया सामान ने अमेरिकी बाजारों पर कब्जा कर लिया है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि जहां 2018 से 2022 तक चीन से अमेरिकी आयात में 10% की कमी आई, वहीं भारत से आयात में 44% की वृद्धि हुई। इस विषय पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कुछ साल पहले तक दुनिया के बाजार में चीन के सस्ते सामानों का डंका बजा करता था। अमेरिका हो या यूरोप, हर जगह मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स आम जनजीवन का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन कोविड महामारी और अमेरिका से तनातनी के बाद चीन की इकोनॉमी के अच्छे दिन मानो खत्म से हो गए। दूसरी ओर भारत दुनिया के सामने एक मजबूत वैकल्पिक सप्लाई चेन के तौर पर उभरा। एक निजी कंपनी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक चीन से अमेरिकी इंपोर्ट में 2018 से 2022 तक 10% की गिरावट आई है, जबकि भारत से इंपोर्ट में 44%, मैक्सिको से 18% और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के 10 देशों से 65% इजाफा देखने को मिला।
इसे थोड़ा उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। चीन से अमेरिकी मैकेनिकल मशीनरी का इंपोर्ट 2018 से 2022 तक 28% कम हो गया, लेकिन मैक्सिको से 21% ज़्यादा, आसियान से 61% और भारत से 70% बढ़ गया। भारत पिछले 5 सालों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग विनर्स के तौर पर उभरा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन की मुश्किलों को भारत अब एक अवसर के रूप में ले रहा है। अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर 3 प्रमुख मार्गों संचालित होती है: व्यापार का मार्ग, वित्त का मार्ग तथा विश्वास का मार्ग। जहां एक ओर वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्तमान में विविध आर्थिक तथा भू राजनीतिक आघातों से होकर गुजर रही है, जिन्हें हम लोग 3 प्रमुख आघातों के रूप में देख सकते हैं: कोविड, क्लाइमेट चेंज और कॉन्फ्लिक्ट। वहीं संतोष की बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने इन आघातों का सामना बहुत सुदृढ़ता के साथ और सुगमता के साथ किया है। भारत में मेक इन इंडिया का फोकस दुनिया की कंपनियों को भारत में आकर्षित कर भारत और दुनिया के एक्सपोर्ट बाजार के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण करना है। एप्पल, सैमसंग, माइक्रोन और दूसरी कई बड़ी एमएनसीज ने भारत में अपने उत्पादन की शुरुआत की है। भारत का खुद का बड़ा बाजार और यहाँ की युवा शक्ति ही भारत की अब सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। इसने विश्व स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास स्थापित किया है और इस विश्वास के पीछे हम लोग भारत में 3D की भूमिका को भी प्रमुखता से देखते हैं। 3D अर्थात डेमोक्रेसी यानी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, डेमोग्राफी अर्थात जनांकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड, और तीसरा है डेवलपमेंट अर्थात केवल समृद्धि ही नहीं बल्कि साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव कौशल के क्षेत्र में तेजी से प्रगति। भारतीय प्रोडक्ट्स को अमेरिका में भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा रिटेलर वॉलमार्ट भारत से अपनी सोर्सिंग बढ़ा रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में उसके स्टोर मेड इन इंडिया टैग के साथ ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म के रूप में भारत को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिला है। BCG की कैलकुलेशन के मुताबिक अमेरिका में इम्पोर्टेड इंडियन मेड प्रोडक्ट्स की एवरेज लैंडिंग कॉस्ट, इसमें प्रोडक्टिविटी, लॉजिस्टिक, टैरिफ्स और एनर्जी की फैक्ट्री शामिल है, एवरेज लैंडिंग कॉस्ट अमेरिका में बने सामान की तुलना में 15% कम है। इसके विपरीत चीन से अमेरिका में उतरने की एवरेज कॉस्ट अमेरिकी कॉस्ट से केवल 4% कम है और ट्रेड वॉर से संबंधित अमेरिकी टैरिफ के लगने के बाद प्रोडक्ट्स की कीमत 21% ज़्यादा हो चुकी है। इसी की वजह से मेक इन इंडिया के चर्चे अब दुनिया के हर कोने में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज़। 29 साल की उम्र में विदित गुजराती ने खास कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने फिडे ग्रैंड स्विस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम करने में सफलता पाई है। इसी के साथ विदित ने 2024 में होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। विदित की इस सफलता पर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है विदित गुजराती, जो अभी इन्होंने जीता है स्विट्जरलैंड में चेस टूर्नामेंट और कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई किया। विदित, कैंडिडेट टूर्नामेंट बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। हाँ, ये टूर्नामेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट था। वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ओपन टूर्नामेंट था, आई थिंक एटलीस्ट लास्ट डेकेड में। सारे टॉप प्लेयर्स खेल रहे थे, तो ऐसी टूर्नामेंट जीतना एंड कैंडिडेट्स टूर्नामेंट पहुंचना जो जस्ट लास्ट स्टेप है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, तो इट फील्स वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बट द फर्स्ट स्टेप इज़ डन एंड दैट्स मतलब काफ़ी मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस बढ़ गया उसके कारण। अच्छा, मोटिवेशन कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लेकिन बीच में ऐसा लगा था कि क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। सेल्फ डाउट बहुत जल्दी आता है, क्योंकि जब आप जीत रहे हो तो सब ठीक है, नहीं जीत रहे हो वो भी खासा लंबे समय, तो ज़रूर थोड़ा सा आ जाता है सेल्फ डाउट। हाँ, बहुत बार मुझे डाउट भी हो रहा था कि मेरे करियर के रिलेटेड कि ये मेरा पीक हो गया कि नहीं, अभी और क्या होगा, डू आई हैव इट इन मी, सारे ऐसे सवाल आ रहे थे। काफ़ी ऐसे थॉट्स थे एंड ईजी नहीं था उसको डील करना, क्योंकि जैसे आपने कहा जब अच्छा नहीं जा रहा है तब टेस्ट होता है एंड तब मैंने ऑफ कोर्स मेहनत तो नहीं छोड़ी थी, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो मुझे पता नहीं था कि क्या कमी रह गई है। बट ऐसा होता है कि समय लगता है कुछ कुछ चीज़ों को, अगर मैं जस्ट रुक जाता 1 महीने पहले तो नहीं होता। तो और बहुत लोगों का साथ भी है इसमें, ऐसे नहीं कि अकेले किया है, तो बहुत ये होता है, थोड़ा डेस्टिनी भी होती है, फेट भी होती है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ऐसे सब आया एंड मेहनत को फल आया। 2 करोड़ का सैंक्शन किया है चेस फेडरेशन ने। आपको लग रहा है कि आप तीनों के लिए, आप प्रज्ञा, वैशाली, इन तीनों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है?
बहुत मतलब आई थिंक सब चेस प्लेयर का जो शुरू करते हैं उनका एक गोल होता है वर्ल्ड चैम्पियन बनना, एंड वो एक ऐसा डिस्टेंट ड्रीम रहता है, बट अभी वो रियलिटी में बदलते जा रहा है क्योंकि पहली स्टेप हो गई। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।